नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। टेक्निकली आप लोगों ने जैसे ही ये खबर देखी होगी, एक बार के लिए तो बिलीव सा नहीं हुआ होगा ना, यार क्या बात कर रहे हो, मतलब है ऐसे कैसे, मतलब तरह तरह के सवाल। और सर ये तो हम पहचान रहे हैं, तो वही प्राणी है जिसके खिलाफ तख्तियां लेकर के देश के अंदर प्रदर्शन हुआ था। ये तो वही व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुचर कह चुका है। इसको और इनविटेशन, मतलब ये मुंह और मसूर की दाल। अरे भाई, ये विदेश मंत्री भी है, और विदेश मंत्री है तो विदेश मंत्री होने के नाते देशों के बीच में आपस में कुछ एग्रीमेंट्स भी हैं। उनके तहत क्या कार्रवाई हुई है वो हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। खैर, फिलहाल के लिए आज के सेशन में आपको अपडेट तो करेंगे ही, क्योंकि ये खबर महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जियोपॉलिटिकल लेवल पर जो भी अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग होती हैं, उनमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग की अध्यक्षता भारत को करने का सौभाग्य मिला है। आपको याद होगा, भारत G20 की अध्यक्षता तो कर ही रहा है, जिसमें दुनिया के 20 बड़े देश भारत में एक साथ प्रेजेंट होंगे, है ना। होने को 20 बड़ी पावर दुनिया की एक साथ होंगी, इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन। लेकिन आपको पता है, उसके साथ साथ एक और रीजनल गठबंधन है जिसको आप SCO, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। उसकी अध्यक्षता भी भारत इस साल कर रहा है। यानी भारत जियोपॉलिटिकली दो बहुत बड़े इवेंट इस बार ऑर्गेनाइज कर रहा है, और उन इवेंट्स में SCO की मीटिंग भी इंडिया अध्यक्षता कर रहा है। और जब भारत को उसकी अध्यक्षता मिली थी तो भारत को बधाइयां मिली थी। आपको याद होना चाहिए, एक साल के लिए भारत SCO का अध्यक्ष रहेगा। तो आपको याद होगा, हमने आज से लगभग 4 महीने पहले यह सेशन किया था, जिसमें आपको बताया था कि शी जिनपिंग और पुतिन ने भारत को बधाई दी है क्योंकि भारत SCO का अध्यक्ष बना है ना। तो अध्यक्षता के नाम पर 4 महीने पहले हमने आपको यह सेशन करके बताया था, और किस तरह से इसके अंदर पॉजिटिविटी भारत के लिए है वो बात बताई थी, ठीक है। जिनको नहीं पता कि SCO होता क्या है, तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज नॉन एज SCO, जिसकी स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी। शुरुआत में यह शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था, जहां पे केवल 5 देश शामिल हुआ करते थे: चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान। उसके बाद में वर्तमान में यहां पर पहुंचकर कुल मिलाकर 8 देश हो चुके हैं। इनमें वर्तमान में इंडिया और पाकिस्तान भी शामिल हैं, ठीक है। तो इंडिया, इसके साथ साथ चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, रशिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज, कुछ इस प्रकार से चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान यहां पर कंट्रीज के रूप में शामिल हैं। ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान को छोड़ करके यहां पर सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज शामिल हैं। इसके अंदर ऑब्जर्वर स्टेटस में अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया शामिल हैं। ईरान इस साल जब भारत अध्यक्षता करेगा उस साल पूर्ण मेंबर बन जाएगा, क्योंकि भारत ही उसको अध्यक्षता देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पर अध्यक्षता नहीं, मेंबरशिप देगा, ठीक है। तो ये SCO है। तो भारत को जब यहां पर अध्यक्षता का मौका मिला, तो अध्यक्षता का मौका मिला है तो स्वाभाविक है कि सबको इन्विटेशन भेजा जाएगा कि आओ भाई बैठकर मीटिंग करें। कुछ कोइंसिडेंस ही मान लीजिए। कुछ दिनों पहले हमने एक सेशन किया था 17 जनवरी को, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यह कबूल किया था कि हाँ भाई, भारत से लड़कर के हमारी हालत बहुत खराब हो गई है। ऐसी स्थिति में भारत के साथ बातचीत का विकल्प हमें ओपन करना चाहिए। कोइंसिडेंस ही समझिए, इनने ऐसा कहा था और इंडिया ने इनकी लगभग मुराद सुन ही ली, और मुराद सुनते ही इनसे बातचीत के लिए इंडिया ने इनवाइट कर दिया SCO कंट्रीज को। SCO कंट्रीज के अंदर चूंकि पाकिस्तान भी कंट्री मेंबर है, इसलिए शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कुल 8 सदस्य हैं उनको इनविटेशन भेजा जाना था। चूंकि यहां पर जो लीडर्स हैं उनकी तो मीटिंग होनी ही है, उससे पहले यहां पर अलग अलग लेवल के अलग अलग कार्यक्रम चल रहे होते हैं। जैसे चीफ जस्टिस की मीटिंग होंगी 8 देश के, जैसे विदेश मंत्रियों की मीटिंग होंगी 8 देश के, जैसे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्रीज की मीटिंग होगी, जितने देश मेंबर हैं उन सब के, है ना। तो बिल्कुल उसी तर्ज पर SCO के अंदर जो लोग हैं, अब आप जब अध्यक्षता कर रहे हो तो मेंबर्स को इनवाइट करने की जिम्मेदारी आपकी है। ऐसी स्थिति में इंडिया ने इनविटेशन भेजा है। किनको भेजा है? पाकिस्तान समेत सभी देशों को भेजा है। पाकिस्तान हमारे लिए इसलिए सुर्खियों में आ गया क्योंकि भारत की अपेक्षा पाकिस्तान से है नहीं। क्योंकि भारत और पाकिस्तान में आखिरी बार मुलाकात कब हुई थी? तो आंसर है कि भारत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जब भारत के अंदर PM मोदी शपथ लिए थे 2014 में, तब नवाज शरीफ आए थे, और भारत 2015 में, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2015 में पाकिस्तान गए थे। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई भी प्रॉपर संवाद नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में यह सुर्खी अपने आप बन गई कि भारत ने इन्हें मीटिंग के लिए बुलाया है और कहा है कि गोवा में मीटिंग करेंगे, आ जाना।
ठीक है। तो गोवा की मीटिंग की यहां पर न्यूज निकल कर आती है। तो आप यहां पर देख सकते हैं, इंडिया इनवाइट सीजे एंड एफएम, बोले तो चीफ जस्टिस और फॉरेन मिनिस्टर फॉर एससीओ मीटिंग, और ये द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर है, और यहां पर इनको इनवाइट किया गया है। ये दो लोग यहां पर इनवाइट किए गए हैं। ये पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, ठीक है। क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान, ये मतलब एससीओ की मेंबरशिप प्रेसिडेंसी जो है वो सितंबर 2022 में रिसीव की थी। इसी के चलते भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है, और इसी के चलते भारत जो है सबको इनवाइट कर रहा है। सवाल है, क्या पाकिस्तान आएगा इस मीटिंग में? क्योंकि भारत ने एससीओ की अध्यक्षता करनी है, तो लोगों की अपेक्षा है कि वो आए। तो क्या पाकिस्तान आएगा? तो संभावनाएं थोड़ी ना के बराबर ही हैं। लेकिन यहां पर रूस और चीन भी प्रेजेंट होंगे, तो पाकिस्तान के लिए ये बड़ी दुविधा है कि वो इस मीटिंग से इनकार कैसे करें। लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि भारत ने इसका विषय ही आतंकवाद का मुकाबला करना रखा है, व्यापार और समावेशी संचार रखा है। तो ऐसी स्थिति में वो देश जो कि खुद आतंकवाद का प्रवर्तक हो, वो कैसे इस मीटिंग में आ पाएगा? ऐसी स्थिति में भारत ने विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी और चीफ जस्टिस उमर अल अता बंदियाल को एससीओ समिट में इनवाइट तो किया है, लेकिन ऐसी स्थिति में ये आएंगे या नहीं, तो मीडिया रिपोर्ट्स की जानकारी के अनुसार संभव है कि इस मीटिंग के अंदर वो लोग अपने प्रतिनिधि भेज दें, रिप्रेजेंटेटिव भेज दें और खुद ना आए। क्योंकि भारत पहले ही एक लाइन बोल चुका है कि पाकिस्तान के साथ तब तक बातचीत नहीं होगी जब तक ये आतंकवाद खत्म नहीं कर लेंगे। तो अगर ये आ भी गए तो क्या भारत इनसे वाकई में बातचीत करेगा? क्यों? क्योंकि एस जयशंकर साहब ने तो खुद ने कहा है, हाल ही की खबर है 20 जनवरी की, कि पाकिस्तान से तब तक बात नहीं हो सकती जब तक ये आतंकवाद खत्म ना करे। ये तो आपने ऐसी बात बोल दी कि इनसे तो कुछ कभी हो ही नहीं पाएगा, इसका मतलब इनसे तो कभी बात ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि आतंकवाद यहाँ खत्म नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में बड़ा सवाल ये बनता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी आएंगे या नहीं आएंगे। इसके पीछे का एक बड़ा कारण और भी है, क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री को गुजरात का कसाई कहा था। कब कहा था? यूनाइटेड नेशंस के अंदर मीटिंग थी 15 दिसंबर को, जहां भारत अध्यक्षता कर रहा था यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की। भारत ने वहां भी मुद्दा आतंकवाद रखा था। ऐसी स्थिति में जब ये मुद्दा रखा गया था तो भारत की तरफ से कहा गया था कि वे लोग आतंकवाद के बारे में नहीं जानते जिन्होंने खुद ने आतंकवाद अपने यहाँ पर पनपा रखा हो। इस पर यह बोला कि भले ही ओसामा बिन लादेन मर गया हो, लेकिन गुजरात का कसाई यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके ऊपर टिप्पणी करते हुए कहा था कि वो जिंदा है, जिसके बाद भारत में इनका तगड़ा विरोध हुआ था। ये व्यक्ति बोला कि भाई मैं मोदी और आरएसएस से नहीं डरता। इसके नाम के ऊपर भारत में खूब विरोध हुआ था। जब बिलावल भुट्टो जरदारी का विरोध हुआ था तो उसी विरोध में चलते चलते एक यूपी के बीजेपी नेता ने बिलावल भुट्टो जरदारी पर 2 करोड़ रुपए की इनाम रख दी कि भाई साहब इसको अगर कोई पकड़ के लाएगा, इसको कोई मारेगा, तो मैं उसके ऊपर 2 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। क्या ये सभी समीकरण उस दिशा में जा रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी इन्हीं कारणों से नहीं आ रहे हों? कि क्या पता उनके इंडिया आते ही उनका बहुत ज़बरदस्त विरोध शुरू हो जाए। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हालांकि अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई भी ऑफिशियली मना नहीं आई है कि नहीं हम नहीं आएंगे, है ना। उनकी तरफ से जो हुआ है वो केवल ये कि हमारे पास इन्विटेशन तो आ गया है, आगे क्या होगा ये मीडिया कयास लगा रही है, ठीक है। इंडिया ने एससीओ की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो जारी की, जिस पर कि ये लिखा गया है फॉर ए सिक्योर एससीओ। इस प्रकार की हेडिंग के साथ में भारत के द्वारा इस वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। पाकिस्तान के द्वारा स्किप की जा सकती पाकिस्तान टू स्किप एससीओ फिल्म फेस्ट इन मुंबई। पाकिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जो 27 से 31 जनवरी को जो मुंबई में आयोजित होने जा रहा है एससीओ फिल्म फेस्टिवल, उसको अटेंड नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में बहुत सारे मेजर इवेंट्स होंगे, पाकिस्तान उनको बिना अटेंड किए ही रह जाएगा। आने वाले समय में 15 सितंबर 2022 की खबर है कि आने वाले समय में ईरान को भारत मेंबरशिप दिलवाएगा जब भारत एससीओ की अध्यक्षता करेगा, ठीक है। एससीओ खास क्यों है? एससीओ एक ऐसा संगठन है जो कि दुनिया की 1/4 जीडीपी अपने साथ रखता है। 1/3 दुनिया की जो लैंड है वो एससीओ कंट्रीज के पास है, और 40% जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो एससीओ कंट्रीज के पास है। स्वाभाविक सी बात है, भारत और चीन जहां शामिल हो जाएंगे वहां सारा मामला तो वैसे ही निमट जाएगा। इसके साथ साथ एससीओ जिन विषयों पर चर्चा करता है उनमें रीजनल सिक्योरिटी, रीजनल एक्सट्रीमिज्म, फाइट अगेंस्ट रीजनल टेररिज्म,
एथनिक सेपरेटिज्म और रीजनल डेवलपमेंट विषय प्रमुख होते हैं जिन पर एससीओ की बातें होनी है। ठीक है, तो आने वाले समय में देखेंगे कि कितना मायने रखता है, कौन आता है और कौन नहीं आता है। मार्च और मई में जो बैठकें होंगी, मार्च में होंगी बैठकें जिसमें चीफ जस्टिस जो हैं उनको इन्वाइट किया गया है, और मई के अंदर विदेश मंत्रियों की बैठक गोवा के अंदर बुलाई गई है। पाकिस्तान की तरफ से अक्टूबर 17 को 2 मेंबर आए थे इंडिया, जो कि कोऑर्डिनेटर मीटिंग में आए थे, यानी एससीओ की कोऑर्डिनेटर मीटिंग थी उसमें आए थे। फिलहाल के लिए देखना होगा कि क्या ये आएंगे या फिर 2016 का इतिहास दोहराएंगे। 2016 में क्या हुआ था? 2016 के अंदर जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी पाकिस्तान, तब भी भारत ने इनके चीफ जस्टिस को इनवाइट किया था, लेकिन उस समय के रहे चीफ जस्टिस जो थे उन्होंने इनकार कर दिया था, जिनका नाम था अनवर जहीर जमाली। उन्होंने इंडिया आने से साफ मना कर दिया था। ये मोदी जी की वो तस्वीर है जब अपने शपथ ग्रहण समारोह में इन्होंने नवाज शरीफ को बुलाया था और खुद की तरफ से यहां पर गए थे। अब खैर देखना होगा आगे आने वाले समय पर क्या होगा। बाकी फिलहाल के लिए अपडेट ये है कि पाकिस्तान में लाइट आ गई है और प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांग ली है। हालांकि इनके एक मंत्री ने कहा है कि इसमें विदेशी हाथ हो सकता है, क्योंकि हमारी बिजली जाने में कुछ कंप्यूटर हैकर्स भी रोल प्ले कर सकते हैं। खैर, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो अपने सभी साथियों के साथ साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके रिपब्लिक डे पर चल रहे एक ऑफर का आप लाभ उठा सकते हैं। ऑफर क्या है? रिपब्लिक डे ऑफर के अवसर पर यूपीएससी के सभी सब्सक्रिप्शंस पर आपको 20% ऑफ दिया जा रहा है। यदि किसी प्रकार की आपको सहायता जानकारी चाहिए तो आप हमारी टेक्निकल टीम को, जो हमारी टेक्निकल टीम है, उसे 7878158882 पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर 18 महीने का सब्सक्रिप्शन 54,000 रुपये का है, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल सारी क्लासेस आपको अच्छे से अवेलेबल हैं। प्रॉपर तरीके से डाउनलोड किया जाने वाला मटेरियल, बुक्स, सारी चीज़ें आपको कोर्स कंटेंट के रूप में उपलब्ध कराई जा रही हैं। यूज़ माय रेफरल कोड अंकित10। और शुरू होने जा रहे हैं 27 जनवरी से नया बैच, जो कि इंग्लिश बैच है। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, आरंभ के नाम से है। प्रीलिम्स 2024 को लेकर के ध्यान में शुरू किया जा रहा है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, एक एनसीईआरटी का बैच शुरू हो रहा है जिसकी कीमत 7,499 रुपये ही है। 27 जनवरी से शुरू हो रहा है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं सेम सब्सक्रिप्शन के साथ। अनअकैडमी के कोर्सेज की विशेषता क्या है? एक तो बेहतरीन एडुकेटर्स का एडुकेटर पूल है। दूसरा, कोर्स चेंज करने की फ्लेक्सिबिलिटी है। आपने एक कोर्स ज्वाइन किया, आपको लगता है उस कैटेगरी में कोई और कोर्स ज्वाइन करना है, आप वो भी कर सकते हैं। साथ में आप जितनी भी बार चाहें लेक्चर को देख सकते हैं। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग क्लासेस लगती हैं। साथ में प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स आपको पूरे कोर्स के दिए जाते हैं। साथ साथ आपको लाइव मेंटरशिप ऑफर की जाती है और डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाती है। ये सारी चीज़ें आपको घर बैठे मिल जाती हैं। इतना ही नहीं, अगर आपको इसके लिए लोन फैसिलिटी चाहिए तो वो भी आपको 0% ब्याज के ऊपर उपलब्ध हो जाती है। तो फिर देरी किस बात की? 28 जनवरी तक चलेगा रिपब्लिक डे ऑफर। अगर आपको चाहिए तो आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। इसका लिंक हम कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।